तो कितने लोग हैं जो पिछली क्लास की वजह से उनका सर अभी तक चकरा रहा है कि सर हेगल ने तो हमें ऐसा हल्का हल्का सरूर दिया है। अच्छा, क्या आपने महसूस किया? कुछ शेयर करें। ऊपर से गुजरा आपका और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की तरह अंदर से ही निकल गया। और किसका हाथ था? जी, ओए ओए ओए, खाना तो नहीं कहीं मुझे खा रहा। वैसे वो बुल्ले शाह का बड़ा प्यारा वो शेर भी है ना कि बुलिया तू की जाने रोटी बंदा खा जाती। सुना आपने कभी? हेगेलियन बात है, रोटी बंदा खा जाती। मतलब इस सेंस में कि रोटी की तलब जो है और भूख जो है वो बंदे को तबाह कर देती। It will all make sense eventually, but at least in terms of what he's trying to say. मगर बहुत सारा मटेरियल जो है ना 2 घंटे के अंदर जब कोई भी कंप्रेस करेगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट नए होंगे तो जाहिर बात है कुछ टाइम लगेगा उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए. A lot of what he says sounds oxymoronic or paradoxical, but that's the style, that's the Hegelian style of philosophy जो आप उस दिन कह रही थी कि सर सीधी सीधी बात भी उल्टी करके बता रहा है. तो as a professor, I should have just वैसे ही said कि his teaching style was the exact opposite of mine. इस सेंस में कि मैं तो बड़ा एनिमेट करने की कोशिश करता हूँ, कभी सजाद को बुला लेता हूँ, आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ. हेगल का बिल्कुल ऑपोजिट स्टाइल था. वो ये था कि बिल्कुल पुराने स्टाइल की तरह खड़े होके बस लेक्चर अपना सुनाना है और कोई उसमें ज्यादा इमोशंस नहीं डालने एंड एवरीथिंग. और जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं दे साउंड सो either tautological or contradictory, like the rational is real and the real is rational. What are you supposed to say out of that? So, but his lectures were enormously popular, because they were so different from anything anybody was writing at the time. And because obviously अपने lectures में वो फिर illustrate भी करता था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है. They were very advanced lectures, of course, but and people didn't get all of what he was saying, but they were still wanting to learn what it was that he was saying. And when they did get it, they were like, oh my God, yeah, this helps to explain this or that. So they were he was very, very influential in his own time and continues to be even today. मगर जब आप किसी भी जर्मन, अब हेगल पोस्ट हेगेलियन एंड टू सम एक्सटेंट पोस्ट कांटियन जो जर्मन फिलोसफी जब आप उसको उठा के पढ़ेंगे, उसको जब आप कंपेयर करेंगे विद एनीथिंग रिटन बाय द इंग्लिश, तो इंग्लिश फिलोसोफर्स जो है ना वो आपको इतने आसान लगेंगे, चूंगड़े से लगेंगे कि ये तो मसला ही कोई नहीं समझना. और जर्मन जितने भी लोग लिखेंगे ना आप देखेंगे कि वो इस तरह जरा मुश्किल जबान में लिखे. वो मुश्किल महसूस जरूर होती है, बट इफ यू रीड द होल बुक, लाइक इफ यू रीड द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, तो इफ व्हेन यू रीड द होल बुक यू सी के पहले वो पूरी अपनी बात एक्सप्लेन करता है, फिर उसके बाद उसको एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फ्रेज में सम अप करता है. अगर सिर्फ आप वो फ्रेज पढ़े तो आप उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे, मगर अगर आप उसकी बात पढ़े और फिर उस फ्रेज को समझे, वो फ्रेज कभी जहन से भी नहीं निकलेगा और वो आइडिया भी जहन से नहीं निकलेगा. सो दैट इज द पावर ऑफ हाउ हेगल काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स एंड राइट्स हिज आइडियाज. सो अब हेगल को हम जरा साइड पे करते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट चीजें हमने हेगल से मेरा ख्याल है अखज कर ली हैं. Which is the most important thing to understand is that for Hegel, I think his the biggest influence that Hegel had on all of Western and world thought was the idea that history wasn't random. कि तारीख में जो कुछ हो रहा है उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमने समझना है. There are some laws of history. History itself is transforming through certain dialectical laws. ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट है फॉर स्कॉलर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. बिकॉज वैसे अगर आप तारीख पढ़ें तो ऐसे महसूस होता है कि इट्स जस्ट अ बंच ऑफ रैंडम थिंग्स. पहले अगस्टीन आया उसने ये कह दिया, फिर फलाना आया उसने वो कह दिया, फिर कोई और आया उसने ये कह दिया, फिर वो बादशाह आया उसने फलाने का गिट्टा उतार दिया, फिर रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने एक बादशाह का सर उतार दिया, वगैरह वगैरह. इट सीम्स वेरी एक्सीडेंटल, very random, very chaotic. And it is, if you look at individual events. But when you kind of zoom out of the individual events, you see that there's a pattern to how the things are developing. The whole point and benefit of actually taking
दिस कोर्स विद मी, जहां हम हेरोडोटस से शुरू हुए, आज से 2600 साल पहले से हम शुरू हुए, और 2600 years of history, नहीं सॉरी, 5000 years of history हमने कवर की, 5500 700 years of history हम कवर कर रहे हैं। 5000 साल तारीख के जो हम कवर कर रहे हैं, यानी 2500 साल कबल मसीह और 2000 साल 21000 साल जो है आफ्टर क्राइस्ट, तो दैट्स अ ह्यूज एक्सपेंसिव हिस्ट्री। इसका फायदा क्या है? आपको क्या फायदा है? आपको फायदा ये है कि you see the long view of history of how ideas have developed, politics has changed, societies have changed, philosophies have changed over a long period of time. एंड अगर आप भी हेगल की तरह उसमें से कोई पैटर्न निकाल लें, कोई रिजल्ट निकाल लें कि यू नो व्हाट, डेमोक्रेसी के आइडियाज इस तरह से तब्दील हुए, या सिटीजनशिप के आइडियाज उस तरह से तब्दील हुए, या रियासत की लेजिटिमाइजेशन के आइडियाज इस तरह से तब्दील हुए, देन यू सी द बिगर पिक्चर, देन यू सी द वुड फ्रॉम द ट्री. And that is really what I'm looking for in your midterm and final exam, frankly, is whether you're able to see the wood from the trees. Because details तो मुझे पता है, आपके सामने किताबें आपकी खुली हैं, आप लिख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने ये कहा और फलाने ने वो कहा. But if you're able to see the pattern that emerges from that, then you've done something Hegelian. And if you've done that, then you have really gone to the next level, is to understand how they all fit together, how they all connect together. That's the key thing that Hegel is able to do, which is why so many people fell in love with his ideas and were influenced by him. That he says there are patterns in nature, in philosophy, in history, in politics, and it's the same pattern that you see over and over again. And that's like the Fibonacci sequence or something, it's like the magic pattern that you see everywhere. To discover that is itself something quite phenomenal. Okay, but now we switch from the Germans back to the English. When we try to understand utilitarianism, इसमें हमें 3 फिगर्स में दिलचस्पी है. एक तो हम देख रहे हैं जेरेमी बेंथम को, जिसने ये पूरा मामला और सिलसिला शुरू किया एक तरह से. उसके बाद जेम्स मिल को, बट वेरी ब्रीफली इन दोनों को. मेन हमारा इंटरेस्ट है इन जॉन स्टुअर्ट मिल, who comes really at the pinnacle of utilitarian ideas and hugely influential on European philosophy and Western political thought. So, utilitarianism कहाँ से derive होता है? You'll be shocked to discover कि अरस्तु भाईजान भी कहते हैं, happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and the end of human existence. End का मतलब ये नहीं कि end हो गई है, end का मतलब ये मकसद जिंदगी का, existence का, ये है to be happy. प्लेटो के लिए क्या था? To be knowledgeable. To get knowledge is the purpose of humanity. अरिस्टोटल ने कहा नहीं नहीं, नॉलेज भी होनी चाहिए, मैं उसको डाउनग्रेड नहीं कर रहा, मगर इंसान को खुश भी होना. खुशी is the main. Now that idea is it's a very powerful idea. As you know, Stoic philosophers भी इस पे बहुत लिखते हैं, how to be happy in a world which is full of unhappiness. Buddha also says, for example, desire, this is my favorite quote from Buddha, desire is the enemy of happiness. That's very Stoic and very Buddhist at the same time. If you desire something and you can't have it, बस फिर आपकी खुशी तबाह हो जाती है. So best thing is to not desire anything, in which case you are going to be a very happy person. But hey, now we look at Jeremy Bentham. Jeremy Bentham was born in 1748, died in 1832. और ये वो पीरियड है जब आपको पता है अच्छी तरह कि एक तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फिर ऊपर से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन का बुखार पूरे यूरोप पे भी था. मगर बेंथम would have none of this revolutionary fervor, although he himself was kind of an English radical in his own time. But he didn't like the philosophical underpinnings of this entire new revolution that was coming about. क्यों? क्योंकि जितने ये revolutionaries थे, चाहे American revolutionaries थे या French revolutionaries थे, they were talking about this concept called natural rights and natural law and natural this and natural that and natural and natural and natural. और बेंथम ने कहा भाई ये क्या तुम लगे हुए हो, natural rights, imprescriptible natural rights are कि man is born equal and everywhere he is in chains. रूसो भाईजान क्या लगे हुए हो, लॉक को भी वो बेइज्जती करता है उसकी, और अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच डिक्लेरेशन वगैरह सबको बहुत बुरा भला कहता है नेचुरल राइट्स नॉनसेंस, नेचुरल एंड इम्प्रिस्क्रिप्टिबल राइट्स, इम्प्रिस्क्रिप्टिबल राइट्स, rhetorical nonsense, elevated nonsense, nonsense on stilts. इतनी बकवास करी जा रही है. देखा आपके उसकी रेटोरिक का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है.
धज्जियां उड़ा देता है। अगर वो ट्विटर पे होता है तो कोई बंदा उससे आर्ग्यू ना करता, ये मेरी गारंटी है। कहता है एवरीवेयर ह्यूमैनिटी इज बोर्न इन डिपेंडेंस। अगर कोई भी इंसान, मैन इज बोर्न फ्री, व्हेन वाज मैन बोर्न, वेयर इज मैन बोर्न, नोवेयर। जब आप पैदा हुए थे तो आप तो अपनी पोटी भी नहीं साफ कर सकते, एंड यू आर नॉट द ओनली वन लाइक दैट, ठीक है। आप अपना सर भी नहीं उठा सकते, कंप्लीटली डिपेंडेंट। लुक एट अ चाइल्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। और तारीख में भी आप उठा के देखें, कहां आपको नजर आता है कि इंसानियत आजाद फिर रही थी। जब से हम रियासत की तारीख पढ़ रहे हैं तो हम यही पढ़ रहे हैं कि वहां पे गुलामी और यहाँ पे गुलामी और कॉन्क्वेस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कौन सी दुनिया में ये हकीकत थी कि मैन वाज बोर्न फ्री? इट्स जस्ट अ मिथ दैट यू क्रिएटेड, बट यू मे डिजायर दैट कि मैन शुड बी फ्री, but your desire is not actual history. It's not what actually happened. So, in fact, he says rights are not natural or anything like that. They are all artificial. They are all, in that sense, social. हम खुद राइट्स पैदा करते हैं, हम पैदा करते हैं और एक मकसद के लिए पैदा करते हैं। इंसान खुद पैदा करता है, ना तो नेचुरल होते हैं वो, ना अननेचुरल होते हैं। ये डिबेट ही बेकार है। अहम बात यह है कि हम खुद राइट्स पैदा करते हैं किसी मकसद के लिए, और वो मकसद बड़ा आसान सा है। वो मकसद ये कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। वी शुड हैव बेटर वेलफेयर, वी शुड हैव हैप्पीनेस। So nature has placed mankind under the rule of two sovereign masters. अगर हर इंसान जो है ना, उसके ऊपर दो किस्म के आका हैं। कौन से? एक है जी पेन और दूसरा है प्लेजर। और हमारी ख्वाहिश हमेशा, हर बंदे की ख्वाहिश ही होती है कि मुझे दर्द ना हो, मुझे पेन ना हो। इमोशनल पेन भी हो सकती है, फिजिकल पेन भी हो सकती है। कोई बंदा एक दफा उंगली देख लें आप वहां सॉकेट के अंदर, अगली दफा आप उंगली नहीं डालेंगे वहां सॉकेट के अंदर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा दिस इज वेरी पेनफुल। तो आप ये नहीं करेंगे, यू बिकम मोर केयरफुल, ठीक है। और पेन से हम सीखते हैं, हम गिर गिर के सीखते हैं कि किस तरह नहीं गिरना हमने। और कोई बंदा पसंद नहीं करता जब उसको कुछ चोट लगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है। और अगर कोई अच्छी चीज हो आपके साथ, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे कि डॉक्टर तैमूर, आपका फलाना लेक्चर हमने सुना, हमें बड़ा पसंद आया, रियली एजुकेटेड मी, तो मेरा तो पूरा दिन उसके बाद जो है खुशी में गुजर जाता है कि ओ किसी ने मेरा लेक्चर एंजॉय किया। तो वी लाइक गुड थिंग्स, it's not like rocket science. We like to, wear good things, wear nice clothes. We like to eat nice foods. किसको पसंद है गंदा खाना खाना? अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, खुशी होती है उससे। We like to be in the company of people who make you happy. All of these things. That's what we live for. We live for pleasure. We live not just for bad kind of pleasure, but for, good things in life is what we live for. So the goal of society क्या है? Goal of society simple सा है, is to achieve the greatest happiness for the greatest number of people. सब खुश हों। इससे ज्यादा बेंथम भाई क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा खुश हों। The greatest happiness for the greatest number of people. This is called, of course, the greatest happiness principle. कि यही मकसद है जिंदगी का, समाज का। इसीलिए हम कानून बनाते हैं, इसीलिए हम रियासतें बनाते हैं। अगर रियासत का कोई मकसद हो सकता है, कानून का कोई मकसद होता है, राइट्स का कोई मकसद होता है, ना तो वो नेचुरल अननेचुरल उसका इशू है। बस उसका इशू यही है कि लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके, बस। क्या सिंपल सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, लंबा यूं करके नाक पकड़ी हुई, सीधी सी बात है। तो जनरली द मोर वेल्थ वन हैज द हैप्पियर। ठीक है, मैं मानता हूं इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, मगर जनरली अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, उससे बेहतर कंप्यूटर आपको मिल जाए तो आप कहेंगे ओ आई एम वेरी हैप्पी। और अगर मैं ये कंप्यूटर आपसे ले लूं तो आप कहेंगे आई एम वेरी सैड, क्योंकि मेरे से चीज ले ली गई है जो मेरी थी। ठीक है, आपके पास अगर एक छोटी सी CD70 है और मैं आपको कहूँ ये लो एक हार्ली डेविडसन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो आप खुश हो जाएंगे कि चलो हार्ली डेविडसन माइट बी टू मच। CD125 अगर मैं होंडा दे दूं तो आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप गुर्बत में रह रहे होंगे आप खुश हो सकते हैं? बड़ा मुश्किल है यार, आपको 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, खाना पूरा नहीं हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप जो हैं उनको आप अस्पताल नहीं लेके जा सकते, हर तरफ रोना धोना, कौन खुश हो सकता है ऐसी? ठीक है, सो जनरली स्पीकिंग अगर इंसान के पास एक बेहतर जिंदगी की सहूलियात हों तो वो ज्यादा खुश होगा। दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियासत का मकसद क्या है, सोसाइटी का मकसद क्या है? अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर है तो वेलफेयर जितने ज्यादा लोगों को मिलेगा उतना अच्छा होगा। बेंथम भाई जो हैं वो बड़े प्रो वेलफेयर स्टेट हैं, सेंस में बड़े प्रो वेलफेयर हैं। वो कहते हैं गुर्बत भी कम से कम होनी चाहिए, लोग इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें, कोई एक दूसरे को जो है वो ओप्रेस ना करे एंड सो ऑन। सो जनरली द मोर वेल्थ वन हैज द हैप्पियर। और इसके लिए उसने एक कैलकुलस भी बना लिया कॉल्ड द फिलोसोफिक कैलकुलस, जिसमें आप लोगों के वेलफेयर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने यूटिल्स ऑफ खुशी आपको मिल रही कि नहीं मिल रही। अब बेंथम भाई आप सोचेंगे, सो कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये कैसा अजीबोगरीब किस्म का फलसफा है, मैं नहीं मानता इसको। मगर बेंथम भाई इतने कामयाब हैं कि पूरी इकोनॉमिक्स बेंथम भाई की बुनियाद पर चल रही है। जितनी इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे
उसके अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट शायद आप पढ़ें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, और मार्जिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी एंड सो ऑन। वो पढ़ के फिर आप इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व से आप डिमांड कर्व निकालेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और आप ये कहेंगे कि जो जनाब जिस चीज से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है उधर मैं अपना बजट खर्च करूंगा एंड सो ऑन सो। ये वो चीजें जो आपने सबने शायद जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मगर ये बुनियादी लाइक स्टार्टिंग है इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी थियरी। और पूरी इकोनॉमिक्स फ्रैंकली नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स एटलीस्ट वो इसी चीज पर बेस है। तो बेंथम भाई अपनी जगह बड़े कामयाब थे। यही वजह थी कि बेंथम भाई ने ये सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जिस्म से ना आप लोगों ने क्या करना है कि उसको प्रिजर्व करके ना तो एक मम्मी बना दे। तो हाँ, उन्होंने अपनी बॉडी जो है साइंस को दे दी, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को दे दी, जहाँ पे ये जो मुजस्मा आपको नजर आ रहा है ये बेंथम भाई को उन्होंने बनाया। और वहां पे अभी तक बेंथम भाई जो है जब स्टूडेंट्स अंदर आते हैं उनको देख रहे होते हैं, क्या कहते हो, खुश हो कि नहीं खुश हो? सो यस, दैट ही गेव हिज एंटायर बॉडी टू साइंस टू रिक्रिएट लाइक इन दिस पर्टिकुलर वे। एंड इफ यू एवर गो टू लंदन, और अगर आप यूसीएल जाएंगे तो इसको जरा हेलो करके आना फिर मेरे, ठीक है? अब बेंथम का ही यार था जेम्स मिल, जो कि जॉन स्टूअर्ट मिल का प्याऊ भी था। और जेम्स मिल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था, तो आप कह सकते हैं कि वो एक किस्म का इंपीरियलिस्ट था। और उसने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस को इस्तेमाल करते हुए किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि बड़ी अहम किताब समझी जाती है बिकॉज इट्स वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स, comprehensive books on history of India, written from that kind of perspective, which is a secular humanist kind of perspective. तो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ उस पर बड़ी तनकीद भी है। खास तौर पे अगर आप इंडियन हिस्टोरियंस को पढ़ें तो वो कहते हैं ये ब्रिटिश लोगों ने आके हमारी तारीख हमारे बारे में लिखी और सारी गलत लिखी। तो वो अक्सर जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को ही तनकीद का निशाना बनाते, क्योंकि उसने जो ट्राईपार्टाइट डिवीजन की इंडियन हिस्ट्री की वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हुई। उसने कहा कि एक एंशिएंट पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का जिसको वैदिक पीरियड वो कहता है, हिंदू पीरियड, फिर एक मिडीवल पीरियड आया वो मुस्लिम पीरियड था, और अब मॉडर्निटी का पीरियड आया और वो है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। हम जदीदियत लेके आए इन आप लोगों के लिए, जो कि खैर छोड़ो बात। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट, सेज जेम्स मिल, is to reconcile the interests of the public with the interests of those who hold power. एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ वो है जो कि हाकिम है, हुक्मरान है, they hold power. और पब्लिक के अपने इंटरेस्ट हैं, which is called the public interest, ठीक है? और जो गवर्नमेंट में है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अपने मुफादात हैं, और मसला ये इन्हीं दोनों के दरमियान है। तो गवर्नमेंट हैज टू बी कंपेल्ड टू डू दैट व्हिच इज इन द पब्लिक। इस पे भी बड़ी डिबेट है, इज देयर सच अ थिंग एज अ पब्लिक इंटरेस्ट, एज पब्लिक इंटरेस्ट। अब लॉ के अंदर कई शिके हैं कि फलां चीज अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो आप पब्लिक एक्शन सूट कर सकते हैं, कॉल्ड क्लास एक्शन सूट। फॉर एग्जांपल कि ये कोई चीज अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, स्मॉग है, तो आप क्लास एक्शन सूट कर सकते हैं कि भाई ये चीज, ये एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्रॉप बर्निंग, बिकॉज उससे सारे लोगों की हेल्थ तबाह बर्बाद हो रही है, तो आप इसको खत्म करें। या ये जो गाड़ियां इतनी आप चला रहे हैं वगैरह, इसको खत्म करें। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के ये खिलाफ। तो यू कैन so that idea of public interest very much there. Obviously बहुत सारे लोग हैं जो इस पे तनकीद भी करते हैं, वो कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट क्या चीज है भाई? इंटरेस्ट या इंडिविजुअल्स का है, या क्लासेस का है, या जेंडर्स का भी हो सकता है, रेसेस का हो सकता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल का हो सकता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स का हो सकता है, बट देयर इज नो वन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये भी एक अपनी डिबेट चलती रहती। एनीवे, बेंथम भाई कहते हैं ओनली डेमोक्रेसी कैन रिप्रेजेंट द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट कैन रिप्लेस अ गवर्नमेंट दैट डजंट रिप्रेजेंट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये बड़ी कॉमन आर्ग्यूमेंट आपने सुनी है कि अगर कोई हुकूमत आती है और वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही तो उसको हटा देना, अगली दफा उसको वोट ना देना। जब वोट नहीं दोगे तो फड़क जाएगी, जब फड़क जाएगी तो अच्छी हुकूमत आ जाएगी। तो इसलिए जनरली स्पीकिंग व्हाइल बेंथम वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सल सफरेज कि सबको वोट का हक होना चाहिए, मगर फिर भी उसने कहा खर्चा बचाने के लिए अगर ये होना चाहिए कि सब वोट करें, मगर चलो मैं मानता हूं अगर सब वोट करेंगे तो बड़ी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज होगी, तो खर्चा बचाने के लिए ऐसे करते हैं कि औरतों को रहने देते हैं, मैन अंडर द एज ऑफ 40 को भी मैन ओवर द एज ऑफ 40 के साथ मिला देते हैं, यानी अंडर द एज ऑफ 40 वोट ना करें, जो ओवर द एज ऑफ 40 है, मेरे जैसे अक्लमंद लोग वो आपके बिहाफ पे वोट कर देंगे, फिक्र ना करना। So voting age of 40 would not damage the representation of all appropriate interests, and working men had no interest at odds with those of middle classes, so middle class can vote for working classes. इस तरह करके गुड मूड करके उसने कहा कि चलो पब्लिक ये लोग इलेक्शन कराओ। But obviously he wasn't totally convinced of this, but it does kind of undermine his the idea of universal suffrage, which today of course we accept. अब वो कहते इसमें एक तनकीद जो है वो ये की जा सकती है
कि एक तरफ ये मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी मुराद ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी एज अ होल. द सोसाइटी के अंदर जो हैप्पीनेस है इज जस्ट द सम ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल. सो आप जो हैं वो अगर +10 हैप्पी हैं, आप +5 हैप्पी हैं, आप +20 हैप्पी हैं, आप तो -5 हैं, अनहैप्पी हैं. तो इस तरह करके हम सारों को प्लस माइनस करके जो है ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि सोसाइटी पहले से खुश है या माइनस है, ठीक, या माइनस में अनहैप्पी है. मगर आप गौर करें कि ईच हैप्पीनेस इज द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द वन हैंड, मगर ऑन द अदर हैंड इस हैप्पीनेस को मुमकिन बनाने के लिए कौन कर रहा है? कौन इस हैप्पीनेस को मुमकिन बनाएगा? यूटिलिटेरियंस कह रहे हैं पब्लिक पॉलिसी, यानी हुकूमत. यानी मैं बैठूंगा एक किस्म की गवर्नमेंट हाउस मेंटालिटी, मैं बैठूंगा और मैं सोचूंगा अच्छा अगर मैंने लोगों को खुश करना है, अगर लोगों को मैंने ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी है तो ये पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, ये पब्लिक पॉलिसी. दिस काइंड ऑफ सेट्स अप अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन between, on the one hand, methodological individualism, which seems to generate the idea of what we call libertarianism, which is that government cannot act on your behalf because you know your interests best. But on the other hand, of course, government has to act and has to act in a way, so the utilitarians say, in such a way as to maximize the interest of everybody, or sorry, the pleasures of everybody, the happiness of everybody. And that obviously is kind of a bureaucratic idea of the government acting on your behalf, whereas the government doesn't necessarily know what is in your best interest. You know what is in your best interest. I don't necessarily know what is in your best. By interest here, I don't mean, I just mean what makes you happy. I can't know what makes you happy. You know what makes you happy. But I have to make the policy to make you happy, so that you can make yourself happy. So that kind of sets up a bit of a contradiction. So, but having said that, to have the object कि भाई सब खुश हों और वेलफेयर सबको मिले doesn't sound like such a bad idea to me, frankly. आखिर में हम आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल पे. अब इसकी कहानी सबसे दिलचस्प है. So now we're going to study his satanic free trade majesty, John Stuart Mill. क्या जबरदस्त टाइटल दिया इस बंदे को है, the devil himself. जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे. 1806 से 1873 इनकी पैदाइश थी और यहाँ पे कुछ मिर्च मसाले वाली कहानी भी है. So you're going to enjoy this story. So he also worked at the East India Company with his daddy dearest. And जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि आप लोगों ने एवं उसके खिलाफ बगावत कर दी, जिसको हम म्यूटनी कहते हैं और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. एवं अच्छे भले अंग्रेज यहाँ आके आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पता नहीं आप क्या तकलीफ हुई कि उनकी एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ अलम बगावत उठा दें आप. उस जमाने के अंदर भी अंग्रेज़ों की किताबों के अंदर और उनके अखबारात के अंदर इसी किस्म की चीज़ें थी, जिस तरह आजकल फ़लस्तीनियों के बारे में लिखी जाती हैं कि ये बारबेरियंस, देखो इन्होंने आके दिल्ली के अंदर आके क्या किया, वहाँ पे औरतों को मारा, वहाँ पे इनोसेंट हमारे गोरे लोगों को मारा, कितनी जुल्म ज़्यादती की, इनको निश्ता नाबूद कर दिया जाए, and so on. It's a very interesting parallel there. But बहरहाल he was also working for the East India Company under Daddy Dearest. And जब ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उसके बाद डिसॉल्व कर दी गई, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से म्यूटनी हुई और फिर क्राउन ने ये फैसला किया कि इसको डिसॉल्व करके इंडिया को हम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश राज ले आएंगे. यानी कि अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं आपको अब समझा देता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और एम्परर शाह आलम से उन्होंने वो छीन लिया द राइट ऑफ बेसिकली मुगल एम्परर्स को अपने उसको वजीफा देना शुरू कर दिया, उनको एक स्टाइपेंड पे रख लिया और टैक्सेस भी वो खुद कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट वो एक कंपनी चला रही थी. तो उस पीरियड के अंदर which is approximately 100 years or so, India was ruled by a multinational company. Yes, India was ruled, you people were ruled by a multinational company. इतनी आप मल्टीनेशनल कंपनियों की तारीफें करते हैं, आपका जो तजर्बा है मल्टीनेशनल कंपनियों से वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. आपको भी अकल होनी चाहिए, मगर खैर दैट वुड बी यस यू पीपल ऐसी. मैं तो बेंथम को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, आज तो मैं मिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इट जस्ट साउंड्स मोर लाइक, चुभता है ज्यादा जब मैं कहूँ यू पीपल, मजा आता है. इट्स जस्ट रेटोरिकल, डजंट मीन एनीथिंग. अच्छा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो गई, ब्रिटिश राज ने डायरेक्टली इंडिया को अपने मातहत कर लिया, तो फिर उसकी नौकरी भी बेचारे की खत्म हो गई. फिर उसने सोचा चलो मैं को एमपी शैम्पी बन जाता हूँ, वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट बन गया एंड सो ऑन. अच्छा, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की पर्सनल स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी मिर्च मसाले वाली है, इस पे अच्छी सी कोई सीरियल भी बन सकता है.
वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बिकॉज क्यों उसका ये कहता था कि ये स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना, ये बच्चों को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, नहीं बस बेकार होता है। एक्चुअली चिल्ड्रन कैन लर्न अ लॉट मोर देन दे आर टॉट इन स्कूल। तो मैं अपने बच्चे को जो है ना खुद पढ़ाऊंगा और खुद बेस्ट ट्यूटर्स लेके आऊंगा, और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि मतलब वो जीनियस होगा। और जब वो जीनियस होगा फिर वो हमारी यूटिलिटेरियन, मेरे दोस्त बेंथम की यूटिलिटेरियन आइडियाज और मेरे अपने यूटिलिटेरियन आइडियाज का चैंपियन टॉर्च बेरर बने। तो सरकार ही लर्न ग्रीक एट द एज ऑफ 3 विद द एड ऑफ फ्लैश कार्ड, and then he went on to learn Latin at the age of 6. He read prodigious quantities of both classical and modern history, and at 12 embarked on logic and political economy. That is genius यार, कमाल है कि नहीं? जबरदस्त आदमी था। इसने तो यूनिवर्सिटी खत्म कर लेनी थी बाय द एज ऑफ 16 और समथिंग, जो आप अभी तक कर रहे हैं, देखो। ठीक है? So, and he was for his own time, I mean, the experiment proved successful at one level. The boy was like a boy wonder. He was like a little walking, talking genius, right? And Bentham was a great teacher. His father was a great teacher. ये नहीं कि डंडा शंडा चला रहा था, वो उसको सवाल पूछता था, अच्छा आओ बैठो मेरे साथ पुत्र और मुझे ये बताओ कि एरिस्टोटल ने फलानी बात क्यों कही और क्यों नहीं कही। वो बड़े सवाल करता था, वो बड़ा इनकरेज करता था और उसको बड़ा क्वेश्चन करता था। मगर by the time that he got to be your age, बेचारा इतना इतना उसने पढ़ा लिखा और इतना पढ़ता लिखता था कि he became tired and he became depressed. उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, टू मच हो गया। उसने कहा भाई अब्बे ने दिमाग खराब कर दिया मेरा, अब्बा ही बताइए जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, जिस तरह तैमूर रहमान पीछे पड़े होता है हमारे, आप भी ये कह रहे होंगे। He asked himself whether he would be happier if all his projects were successful, और उसने जवाब दिया नॉट नेसेसरली। अगर वो चीजें जो हम एडवोकेट कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो जाए सोसाइटी में, वुड आई बी हैप्पियर, वुड दैट मेक मी हैप्पियर? एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ एंड ही सेड आई डोंट नो, इट बी फाइन, इट बी गुड फॉर सोसाइटी, बट आई थिंक आई प्रीटी मच बी द सेम। और ये उसके ऊपर एक बम की तरह, तड़ल, एटम बम की तरह, कि ये क्या है बात है, व्हाई एम आई हु इज ट्राइंग टू स्प्रेड द आइडिया दैट एवरीबॉडी शुड बी हैप्पियर, व्हाई एम आई नॉट हैप्पी? है कि नहीं मजेदार किस्म की बात? तो नतीजा उसने ये अखज किया कि एजुकेशन जो है शुड नॉट जस्ट कल्टिवेट द इंटेलेक्ट, बट इट शुड आल्सो कल्टिवेट योर इमोशन। वो आपने किताब पढ़ी ना, इमोशनल इंटेलिजेंस वाली किताब, कहता है सिर्फ लिखाई पढ़ाई से बात नहीं बनती कि आपने पढ़ लिया अरिस्टोटल ने क्या कहा और आपने पढ़ लिया प्लेटो ने क्या कहा और आपने पढ़ लिया बेंथम ने क्या कहा और आपने पढ़ लिया फलाने ने क्या कहा, ढमकाने ने क्या कहा। नहीं, there's a maturity that comes with what we call emotional intelligence. There's the growth of your emotions. Or that side of my life was completely neglected by my daddy, and mommy as well. And that side is very important to your autonomy, your vitality, your dignity, your desire to be the author of your own life. ये चीजें जो है वो आप छीन नहीं सकते। मेरी चीज, हर चीज रेजिमेंटेड थी। 3 साल की उम्र पे मुझे ग्रीक सिखा दी, 6 साल की उम्र में मुझे लैटिन सिखा दिया, फिर मुझे ग्रीक क्लासिक्स पढ़ाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। कभी मैंने खुद फैसला ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं बनना। ये बहुत जरूरी है इंसान के लिए। इंसान इंसान ही नहीं है जब तक वो अपने खुद फैसले नहीं कर सकता। इवन एक बच्चा अपने खुद फैसले करना चाहता। सो दैट वाज ही फेल्ट डिनाइड टू। फिर जब ये फॉरलॉर्न किस्म का नौजवान था, सोच रहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो उसको एक औरत से प्यार हो गया जिसका नाम था हैरियट टेलर। हैरियट टेलर भी अपने जमाने की बड़ी कमाल किस्म की औरत थी, फिलोसोफर थी, और यू कुड से फेमिनिस्ट थी। शी वाज अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स। लिखती है वो, women are educated for one single object, to gain their living by marrying. That to be married is the object of their existence, and that object being gained, when once gained, they do really cease to exist as to anything worth calling life or any useful purpose. Jane Austen याद आ गया, है ना? सेंस एंड सेंसिबिलिटी टोटली। और ये कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली उसमें पैदा हो रही थी, क्योंकि औरतों की एजुकेशन उस पीरियड के अंदर यही थी, फिनिशिंग स्कूल जिसको हम कहते हैं, हाउ टू बी अ लेडी, उसका कोई आगे मजीद मकसद नहीं था मां सिवाय इसके कि ब्याह हो जाए किसी अमीर बंदे के साथ, मिस्टर डार्सी के साथ ब्याह हो जाए या कोई जो भी, और एंड देन द स्टोरी विल एंड, दैट्स इट। वो इंडियन भी तो एक फिल्म थी जिसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी उन्होंने बनाई थी।
प्राइड एंड प्रेजुडिस थी। ब्राइड एंड प्रेजुडिस, ओह माय गॉड दैट्स सो इंडियन। प्राइड को ब्राइड बना दो। बड़ी सही बात की उसने है कि ये तो सिर्फ औरत का मकसद नहीं हो सकता कि वो ब्याह करे, मगर मसला ये था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब उसको पढ़ा और उसको सुना, उसकी मुलाकात हुई, तो लोगों ने कहा कि तो आओ तुम्हें हैरियट से मिलाता हूँ, बड़ी कमाल किस्म की औरत है। जब उसने सुना वो तो लटू हो गया, वो तो क्रेजी हो गया। उसने ओए 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 क्या यार ये खातून है, क्या इसका दिमाग है यार, क्या इसका ब्रेन है, क्या इसके आइडियाज हैं। ही फेल कंप्लीटली हेड ओवर हील्स इन लव विद हर एंड शी आल्सो फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम। देयर वाज ओनली वन प्रॉब्लम, शी वाज ऑलरेडी मैरिड। Yes, she was already married to a guy named John Taylor. और जॉन टेलर भाई साहब खड़े हुए और कह रहे तो भाई यार क्या कर रहे हो तुम दोनों। मतलब उसको he was quite chill about it. He was like, you know, I know you don't love me and I know you love him, मगर please get a grip both of you. मतलब you know हमारे बच्चे हैं यार, हमारे 3 बच्चे हैं, हम शादीशुदा है, तो आप जरा ना you have to remain within your limits etc. You know, और उन दोनों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बल्कि हैरियट ने तो एक खत भी उसको लिख दिया कि हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते और ये वो फ्लाफ्लू। और उसने फिर फ्रेंच जुबान के अंदर बड़ा खूबसूरत सा लेटर लिखा, नहीं ये नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की लव स्टोरी थी। बट बहरहाल दोनों एक दूसरे से उनकी लिखाई पढ़ाई बहुत जारी रही। एंड फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे ऑलवेज सेड कि भाई हमारा टोटली प्लेटोनिक मामला है और यू नो वी हैव एन इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप एंड सो ऑन सो फोर्थ। But obviously, yeah, this is like 19th century England. स्कैंडल तो होना ही होना था, तो ह्यूज स्कैंडल हो गया। लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, सो बहरहाल दे स्कैंडल तो था, मगर वो फिर भी लिखते रहे। और बाय द वे बहुत सारा जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा, he was inspired by Harriet Taylor to write that. A lot of what he wrote was co-written with her and so on. Anyway, जॉन टेलर साहब की वफात हो गई। जब उनकी वफात हो गई 10 साल बाद आफ्टर मीटिंग, तो मिल्स ने कहा कि अब तो हमारे दरमियान कोई फासला नहीं रहा, तो अब हम शादी कर लें। तो उन्होंने शादी कर ली। उस पीरियड के अंदर आपको पता है डिवोर्स तो मतलब कोई आसान काम नहीं था। For all intents and purposes, she was a dutiful mother and wife, etc. But when her husband passed away, then she married John Stuart Mill. But hi, Indian story की तरह, it was already very late, and she had, you know, and she had बीमार हो गई वो। और आखिरी साल जो उनकी शादी तो हो गई, मगर आखिरी साल जॉन स्टुअर्ट मिल के जो गुजरे वो यही थे कि वो उसका ख्याल रख रहा था, बिकॉज शी गॉट वेरी अनवेल। Anyway, she died, you know, and he was heartbroken. They had moved to Avignon in France, और वहीं पे she was buried। और उसने ये कहा कि बस मैं अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहता हूँ। उसने अपना घर भी वहाँ बना लिया, और उसकी खुद भी क्यों उसने घर अपना वहाँ बनाया कि उसकी कब्र वहाँ पे थी। उसने कहा मैं अपनी बीवी की कब्र के करीब रहना चाहता हूँ, और वो वहीं रहा। और उसकी वफात भी फिर फ्रांस में एवेनॉन में हुई, एंड नेक्स्ट टू हिज वाइफ ग्रेव। So he was quite loyal to the end, etc. So he was deeply influenced by Harriet Taylor. And later, in fact, this is Harriet Taylor's daughter with John Taylor, not with John Stuart Mill, because they didn't have children. So this is his, you know, you can say stepdaughter or whatever. And later he also he also lived, of course, with his daughters. And he also, in fact, wrote with Helen. So they also co-wrote together as he used to write with his wife. तो ये उनकी एक दिलचस्प किस्म की लव स्टोरी थी। हाय, अब दिलचस्प बात इस लव स्टोरी के बारे में ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल, बिकॉज ऑफ दिस लव, became very acutely aware कि औरत के ऊपर कितनी मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स हैं सोसाइटी के, और सोसाइटी किस तरह से औरत को भी कंट्रोल करती है और प्यार को भी स्मदर आउट करने की कोशिश करती है, और मैरिज और ये सब कुछ। वो एक जगह वो ये भी देखता है कि जिस तरह वो मैंने आपको पता नहीं वो दूसरी क्लास में सुनाया था कि शादी बन गई उम्र कैद की सजा, ये है उदासी जान की प्यासी, शादी से बेहतर है तुम ले लो फांसी है। तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है ये गाना बिल्कुल ठीक है, शादी जो है वो एक किस्म की, कहता है गुलामी है, गुलामी ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, बॉन्डेज है किस्म की। So he became very acutely aware of all of these different problems, and you could say that because of the scandal and because of his love, he became somewhat of a non-conformist. He was like, "Bas, society is too conservative and narrow-minded in its thinking, and we have to break these, thoughts, etc., etc." और इसके साथ साथ मिल भाई साहब जो हैं
वो अगरचे लिबरलिज्म के ग्रेट चैंपियन है, मगर यू माइट बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू डिस्कवर कि वो सोशलिस्ट भी हो गए। उन्होंने कहा सोशलिज्म बड़ी अच्छी चीज है, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए। जस्ट बिकॉज यू हैव कैपिटलिज्म डजंट मीन यू हैव टू स्टे विद कैपिटलिज्म। सोशलिज्म होना चाहिए, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स बनाए। कहते हैं जस्ट कहता है मिल, the justification of democracy was that free persons could not allow themselves to be ruled by authorities they had not chosen। ठीक है, हुकूमत में हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हुकूमत उसी की होनी चाहिए जो आपने खुद जिसको चूज किया है, बाय कंसेंट होनी चाहिए। मगर काम के वक्त जिसकी हुकूमत होती है वो बाय कंसेंट तो नहीं बनती। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि काम के वक्त कोई चॉइस नहीं होती है आपके पास। दिन जहां पे आपने 8 घंटे अपने गुजारने हैं दिन के, जिसके बाद आप इतने थक जाते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकते। 10-10, 12-12, 16-16 घंटे लोग काम करते थे। वहां पे तो टोटल एक टोटलिटेरियन रिजीम है। ना तो आपने चूज किया है अपना मैनेजर या सुपरवाइजर या जो मर्जी, और वो जो जैसे कहे, जब कहे, जिस तरह कहे वो आपको करना पड़ता है। अदरवाइज वो आपको फायर कर देगा। जब आपको फायर कर देगा आपको गुर्बत फेस करनी पड़ेगी। तो टोटलिटेरियनिज्म है एक किस्म का फैक्ट्री के अंदर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, इट हैड टू बी इक्वली अनएक्सेप्टेबल टू बी रूल्ड एट वर्क बाय मैनेजर्स इन हुज अपॉइंटमेंट वी हैड नो से। तो इसलिए वो सोशलिस्ट हो गया। ऑल्सो ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय टोकविल, जिसमें उसने इट्स अ सेपरेट पॉइंट फ्रॉम हिज सोशलिज्म, जिसमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की तरफ उसने एक डेवलपमेंट की और उसको समझने की कोशिश किया, जिसको वो इथोलॉजी कहता है। जिसमें वो कहता है कि लॉज हैव टू अकॉर्ड टू द नेशनल कैरेक्टर एंड कल्चर ऑफ अ पीपल। एंड विल सी लेटर कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और औरतों के हवाले से और डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इन सब चीजों पे उसने लिखा। यानी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव राइटर। मगर इन सब चीजों से के अंदर घुसने से पहले हमें यह देखना होगा कि उसने यूटिलिटेरियनिज्म को किस तरह से रीथिंक, क्योंकि जो सारे इतराजात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म पे, वो सारे इतराज उसके अपनी जिंदगी में भी लोग कर रहे थे। तो ही हैड टू समहाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ यूटिलिटेरियन। अब मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे हम ऐसा करते हैं कि हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, चीजी 90s म्यूजिक ब्रेक। क्या? Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.